नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। ध्रुव राठी ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया और जायज़ा अपने ताईं जो आजकल एक कंट्रोवर्सी और एक मामला चल रहा है पूरे इंडिया में, ब्लॉगर हैं रणवीर इलाहाबादी, उनके ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा शोरश पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गई है कि आप देखें कि ज़रा सी हमाकत यानी आप जब अपनी तरक्की और अपनी वायरल होने के लिए बेहुदा गुफ्तगू, बेहुदा मज़ाक और गाली गलौज को उसका हिस्सा बनाएंगे अपनी शख्सियत का, तो फिर इंसान एक्सपोज होता है। ज़ाहिर है आप जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका एक इम्पेक्ट होता है, एक उसका असर होता है। उसमें सबसे ज़्यादा देखिए, जब भी कोई दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ, वो जो आता है तो अपने साथ उन माहौल को, उस आदात को लेकर नहीं आता। वो उस एनवायरनमेंट से सीखता है जो जहाँ पे वो परवान चढ़ता है, और उसका इर्द-गिर्द का माहौल इम्पैक्ट रखता है, उसका इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ से बिल्कुल आप हम कोई भी यानी इससे इख्तिलाफ़ राय नहीं रखेगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लिहाज़ा हमें जब अपनी ताईं जब गुफ्तगू को हम करते हैं, जब बातचीत करते हैं, जब कोई कंटेंट हम चूज़ करते हैं, तो उसमें हमें ये जो है कि लिमिट्स, जो सोसाइटी की लिमिट्स हैं, क्या वल्गर जोक्स के ज़रिए ही हम वायरल होते हैं? क्या ऐसी गंदी गुफ्तगू और गिलाज़त से भरपूर बातें ही हमारे लिए वायरल होने के लिए ज़रूरी हैं? क्या हम अपने आप को वायरल करने या पैसा कमाने के लिए उन इखलाकी कदरों को भूल जाते हैं जो कि हमारे साथ, हम एक मुआशरे के साथ नत्थी हैं। वी आर कनेक्टिंग विद द इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज, तो उसके साथ साथ हमारे मुआशरे पे उसका असर आता है। तो यही कुछ ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी उम्दगी के साथ इसका एक तफसीली एक जायज़ा जो है ना। औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाहाबादिया को डेथ थ्रेट किया है। ध्यान से सुना तूने? उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला। हा हा हा। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था। लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा कटना पूछा है गया एक वापस से, ऑब्सीन और भद्दा सवाल कटना पे। देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। क्या हो गया रणवीर भाई को? और would you join in once and stop it forever? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर असम तक अलग-अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, इसको ना तो किसी कंपनी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। मैं जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हूँ। इससे पहले भी रणवीर एक वीडियो के जरिए अपनी अपॉलॉजी दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटा दिए। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि उन्होंने 30 से में सवाल उठता है, क्या इस तरीके का रिएक्शन ऐसी चीज के लिए जायज है? इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलौच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उसका क्या असर पड़ता है समाज पर? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो है, मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए,
तो ये जवाब देते हैं कि इतना वो क्यों बन रहे हो। इनफैक्ट जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला स्लोगन दिया था, उस हेट स्पीच केस में जज ने भी यही कहा था कि इन्होंने तो स्माइल करते हुए बोला था, इसलिए चले कहते हैं कि गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की बात मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में भी करी है। ज्यादातर लोग, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के हों या ज्यादा के हों, उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सब से फर्क नहीं पड़ता तो क्या कोई बच्चा पैदा होते ही अपने जीन्स में सब कुछ लेकर आता है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेड्स जेनेटिक होते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन में भी एनवायरनमेंट का रोल होता है। इसके पीछे की साइंस किसी और वीडियो में समझ सकते हैं, अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पिछले साल मैंने एल्विश यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त इस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। रशियन लड़की का रेट पूछा था। आपने बताया कि आप कहां। छोरापंथी का एक और सैंपल देखिए। हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी, इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6000 में रशियन मिल जाते हैं। 6000 में तो रशियन आ जाती है। सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6000 रुपए में रशियन की बात कही गई, और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा ये देखिए। पास आकर यही चीज कहते हैं, 6000 रुपए। पता ऐसा इंसिडेंट नहीं था। जरा ये देखिए, जहाँ कोई रशियन ब्लॉगर इंडियन लोगों के साथ बात करती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000। एक और रशियन कंटेंट क्रिएटर पोलिना, जिनकी इंडिया में शादी हुई है, उन्होंने भी लंदन टॉप से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे 6000 रुपए वाले मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स अच्छा नहीं, 6000 4000 बहुत ज्यादा कमेंट्स, बट आई डोंट केयर। आई मीन ये लोग बोला 6000, लेकिन ये लोग कहते था 6000 नहीं। अब समझ में आया सो कॉल्ड डैन कॉमेडी का क्या असर होता है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो भी ऐसी ही गाली गलोच, अश्लीलता और बकवास को दिक्कत क्यों है? पहली बात, ये कुशा ने खुद इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा था कि प्ले करना ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फेक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जाना ये भी एक रिग्रेसिव सोच का सिम्टम है। शो को देखने वाली ऐसी और लड़कियां, उनकी सेल्फ इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यही बात फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है। किसी के मोटापे का, किसी की कम हाइट का, किसी के काले रंग का, किसी की गरीबी का, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है, और ऐसा करने से करोड़ों लोगों की सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। जो लोग एक्चुअली में छोटी हाइट के हैं, मोटे हैं, काले रंग के हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको बुली किया जाता है असल जिंदगी में, क्योंकि ऐसे जोक्स ने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। एक बार समय रैना ने ऐसा ही जोक किया एक गरीब बच्चे पर। गरीब बच्चा है मेरे पास। डीह्यूमनाइज किया जाता है, बच्चों की मौत पर जोक मारना नॉर्मलाइज किया जाता है। कुछ लोग इसे डैंक ह्यूमर कहेंगे, लेकिन असलियत में ऐसे सो कॉल्ड जोक्स का सिर्फ मकसद होता है ऑडियंस को शॉक करना। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर कोई भी इंसान शॉक हो जाए कि ऐसी भी चीज कोई कह सकता है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो अपना सवाल पूछा था, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका मकसद भी सिर्फ लोगों को शॉक करना था। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर लोग शॉक हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। इसी से ही मिलती जुलती चीज है रेज बेटिंग। इसका मतलब है कि ऐसे ही मजे के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा करो या कहो जिसे सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाए। समय ने समय समय पर रेज बेटिंग का भी बहुत प्रयोग किया है। जैसे कि ये वाला उदाहरण, लोग पटाखों के टीवी शोज कर रहे थे, वही काम इंडियाज गॉट लेटेंट ने भी किया। ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि आज के दिन सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग ऐसे ही चीप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फेम पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये लोग जितनी तेजी से वायरल होते हैं, उतनी ही तेजी से इनका डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। सच बात यह है कि सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और सही नॉलेज, स्किल्स और हार्डवर्क के साथ, बिना गाली गलोच करे, बिना खराब माइंडसेट को अपीस किए, बिना अपनी इज्जत का मजाक बनाए, सक्सेस % ऑफ पाने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ लोगों के रिव्यूज सुन सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया है और उनका क्या फीडबैक रह जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे चीप कंटेंट की। पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे। देश के राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो, लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। वही महान भारतीय नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूं। सिर्फ इसी के आधार पर ये बन गई इंटरनेट पर्सनैलिटी। क्या कारण है? शॉक वैल्यू।
राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी है। शो पर आते ही इन्होंने अपना डैंक ह्यूमर दिखाया। जब ये इंडियाज गॉट लेटेंट में बैठी थी तो मम्मी कैसी है पापा कैसे हैं वाले घटिया जोक्स पर तालियां बजाई जा रही। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शॉक वैल्यू वाले जोक्स तो समझ में आ गए, लेकिन ऐसे वल्गर जोक्स क्यों लोगों को इतने पसंद आते हैं। 2-3 हफ्ते पहले ये राखी सावंत वाला एपिसोड मैंने अपने रिसर्चर विजेता दहिया को भेजा था। मैंने उससे पूछा कितना फनी लगा उसे। उसने कहा बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा टॉलरेट नहीं किया गया। मैंने भी कहा मुझे कोई हंसी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे 2-3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं इस पर। इतने सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे। असल में हमारे बीच में कॉमन बात यह है कि हम माँ बहन की गालियां नहीं देते। ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं हो रही, इवन ऑफलाइन भी नहीं देते। मैं ना गुस्सा आने पर ना दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त माँ बहन की गालियां देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। सीधे तौर पर कहा जाए गाने यही काम करते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका ये गालियां सुनकर ही ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। और कुछ चीज गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूँ कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली किसने है। आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जो अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि समाज में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। बाप बेटे को कहता है कि गाली मत देना और खुद गाली देता है। बेटे को लगता है कि माँ बाप के आगे गाली नहीं देनी, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, लेकिन वैसे गाली देना गलत नहीं, क्योंकि वो यही गालियां अपने आसपास अपने माँ बाप को देते हुए सुन रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, कॉमेडी, मीम्स, इन सब के द्वारा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि अगर दोस्तों के आगे गाली नहीं दी तो फिर वो दोस्त ही क्या हुआ। गाली देना मर्दानगी वाली बात है, गाली देना कूल है। इसलिए लोग बड़े होकर यही सीखते हैं कि गुस्से में गाली देना तो जायज ही है। इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण आप आज के दिन भी होते हुए देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी दिखाता है। राइट विंग ट्रोल्स समय रैना को माँ बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। गुस्से में गाली देना ठीक है, दोस्तों के बीच गाली देना ठीक है, लेकिन एक बैरियर सा बना हुआ है कि माँ बाप के आगे, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी। वो भी करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हाँ और बजाने की बात कर रहा था। फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं। हम तो सीधे बोलेंगे। गाने पसंद आते हैं जिन्हें एल्विश भाई पसंद आते हैं और जिन्हें इस तरीके की डैंक कॉमेडी पसंद आती है। इन्हें चोली के पीछे क्या है गाने पर नाचने में मजा आता है। पूनम पांडे को ये फॉलो करते हैं, भद्दे गाने सुनते हैं, तो फिर कॉमेडी में गालियां आने पर ऐसे रिप्रेस्ड समाज को मजा आएगा ही। अभी एक रीसेंट फिल्म मिसेज में दिखाया गया कि पति पत्नी संभोग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी अपने पति के आगे प्लेजर की बात नहीं कर सकती। क्यों? ये होता है रिप्रेशन। जिनका दिमाग 24 घंटे वल्गर ख्यालों से भरा होता है, जो सिनेमा हॉल में न्यूडिटी वाली फिल्में देखने जाते हैं। अगर आप इनसे सीरियसली बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर तो ये ऑकवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब टीनेजर्स छुप छुप कर फोन के जरिए शारीरिक संबंधों के बारे में जानेंगे तो उनका नजरिया उसको लेकर खी करने वाला ही होगा, गिल्ट और ऑकवर्डनेस से भरा। ज्यादातर स्कूलों में बायोलॉजी टीचर्स की हिम्मत तो हुई नहीं कि क्लास में खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करें। ऊपर से अगर कोई फिल्म आई ओ माय गॉड 2 जैसी, तो टीनेजर्स के लिए बनाई गई इस फिल्म को सीबीएफसी द्वारा एडल्ट रेटिंग दे दी जाती है। इसलिए दिमाग में वो रिप्रेशन बना रहता है और इंडियाज गॉट लेटेंट वाली डैंक कॉमेडी इसी रिप्रेशन को अपील कर रही है। समय जानता था कि रिप्रेस्ड लोगों के आगे अगर मैं गालियां दूंगा तो वो तालियां बजाएंगे। कुछ आलसी फिल्म मेकर्स और हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये चीज सबको पता है। इसलिए देश की कई इंडस्ट्रीज में गालियां देने का एक कंपटीशन सा चला हुआ है। कोई समाज में इस गलत माइंडसेट को बदलना नहीं चाहता, हर कोई उसे अपीस करना चाहता है अपने फायदे के लिए। पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं, मीडिया वाले यही कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स यही कर रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस भी यही कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया। पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था,
लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। मैं भी समय रैना के शो पर चेस खेलने गया था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी अछूत नहीं था। मुझे किसी सही चीज के लिए दोबारा बुलाया जाए, जैसे चेस खेलने के लिए या किसी ढंग के कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। रणवीर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, कई इवेंट्स में मिलना भी हुआ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है, वो बोलना बनता है। सरकार भी ये चीज जानती थी। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ढेरों पॉडकास्ट में गलत चीजों को देखकर कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग रणवीर को कहते हैं कि रणवीर हिंदुइज्म को कमोडिफाई कर रहा है। And he has presented Hinduism in a way that he feels is sellable. क्यों अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे गोदी मीडिया चैनल्स ने भी तो यही किया है कितने सालों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नब, तुम पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता के मुद्दे उठाए थे? इससे अब हम थोड़ा भटक रहे हैं। यहाँ पर असली मुद्दे पर वापस आए, जो भद्दी और गाली गलौज वाली कॉमेडी है। क्या है सोल्यूशन यहाँ पर? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण, सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है, जबकि वल्गर आदत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती है, झकझोर देती है, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई, जबकि मस्त राम जैसी सेमी पॉर्न कहानियां आसानी से गलियों में बिकती रही। इसलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट को ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है, जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉल आउट करने वालों को भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये होना भी चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूँ। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का, यानी कि लोग प्रोएक्टिवली बोले, किसी चीज के खिलाफ बॉयकॉट करने की मांग उठाए, लेकिन बैन नहीं। बॉयकॉट और बैन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉयकॉट में आप सिर्फ अपनी तरफ से उस चीज को देखना बंद कर रहे हो और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को कह रहे हो कि वो भी ये कर। लेकिन बैन का मतलब है कि कोई भी उस चीज को ना देख पाए। कोई भी बॉयकॉट की मांग बैन में नहीं बदलनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पर कहनी बनती है कि किसी को कॉल आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गंदी गालियां देने लग जाओ, डेथ थ्रेट्स देने लगे। यही चीज बहुत से लोग आज कर रहे हैं रणवीर और समय के खिलाफ। कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात करता है तो कोई उन्हें सीधे तौर पर धमकी देता है। तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इनफैक्ट हमारी सरकार और पुलिस के लिए ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि क्या हो रहा है आज देश में। आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है रणवीर और समय ने? क्या उन्हें डेथ थ्रेट्स देना, उन्हें मारने की धमकी देना उससे बड़ा गुनाह नहीं है क्या? कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सरकार रैंडमली जिसे चाहे उसे टारगेट करती है, उसके पीछे पड़ जाती है। खुद ही सोचकर देखो, क्या अश्लील जोक्स मारना बड़ा गुनाह है या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? सरकार की मर्जी हो तो रेपिस्ट को भी माफी दे दी जाती है, क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। यहाँ मजेदार बात यह है कि समय रैना को लेफ्ट से कैंसिल होने का डर सताता था। उसने 2022 में ट्वीट करना, आर्टिकल लिखना बेहतर है या राइट विंग के द्वारा सीधा पुलिस इनकाउंटर किए जाने की सिफारिश। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं और आंसर करना चाहूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा हो, जो कि अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये कॉमेडी नहीं करनी, किसी के मोटे होने का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के गंजे होने का मजाक नहीं उड़ाना, औरतों पर मजाक नहीं बनाना, डिसेबिलिटी का मजाक नहीं बनाना। तो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आखिर कॉमेडी फिर किस पर की जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी सिंपल सी डिस्टिंक्शन होती है कॉमेडी में पंचिंग अप और पंचिंग डाउन के बीच। आप कॉमेडी करते वक्त किस चीज का मजाक बना रहे हो? जो लोग आपसे नीचे हैं उन्हें और नीचे दबा रहे हो, या फिर जो आपसे पावरफुल लोग हैं ऊपर की तरफ, जो सोशल नॉर्म्स बने बनाए हैं एक समाज में, उनका मजाक बनाते उन्हें क्रिटिसाइज करते। क्योंकि टैलेंट हो तो गौरव कपूर जैसे कॉमेडियंस ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी जैसे टॉपिक पर बेहतरीन कॉमेडी कर सकते हैं।
टैलेंट हो तो अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमेडियंस हेल्थ एंजाइटी प्रिविलेज ब्लाइंडनेस कॉलेज की रट्टा एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर भी कॉमेडी कर सकते हैं। ये मणिक महना का टैलेंट ही तो है जो उन्होंने रजत दलाल टाइप के कैरेक्टर बॉबी कटारिया को मॉक करते हुए कॉमेडी कर दी। इंडियन पुलिस की इनएफिशिएंसीज पर सैटिरिकल कॉमेडी सेट बना। कुणाल कामरा पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। उपमन्यु गौरव कपूर मणिक महना भी देते हैं लेकिन फर्क ये है कि जहाँ कुछ लोगों की कॉमेडी में केवल गालियां होती है, यहाँ गालियों के अलावा कॉमेडी भी होती है। और यहाँ पर वैसे मैं इन कॉमेडियन से अपील भी करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी कॉमेडी से गालियों को बाहर कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने काफी समझाने की कोशिश की है कि गालियों का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर, और ये इस बात सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं बल्कि एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और बाकी यूट्यूबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अपना कंटेंट बिना गालियां बिना वल्गैरिटी के बनाइए। ये करना कोई मुश्किल। इंस्टाग्राम पर दीपक गर्ग और हसलिंग रजन की रील्स देख लीजिए। मारोगे या किसी के क्लासेस होने का मजाक उड़ाओ, तुम कास्टिस्ट जोक मारोगे या तुम कास्टिज्म का मजाक उड़ाओ, तुम पंच डाउन करोगे या पंच अप करोगे। मैं चाहता हूँ कि सभी क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें उनके कंटेंट का समाज पर और देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है बल्कि आपकी भी है एज एन ऑडियंस। आप भी अपना कंटेंट ध्यान से चुनें। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है, अपने दिमाग की इज्जत करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इस गालियों के टॉपिक पर और डिटेल में बात करी जा सकती है, साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं। अगर आप और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो कॉमेंट्स में लिखकर बता